हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 7 हमारा देश भारत। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान लिया है। हमने जाना कि पृथ्वी क्या है, हमने जाना महाद्वीप क्या है, पठार क्या है, पर्वत क्या है, हमने जाने देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें जोड़ जाड़ के अब हम हमारे देश को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा देश भारत, जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये जो भारत है, ये जो कुछ इस तरीके से बसा हुआ है, एशिया का एक हिस्सा है ये, और तीन तरफ समुद्रों से घिरा हुआ है। इसको हम इसी वजह से प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है, एक तरफ जमीन से जुड़ा होता है। अब ये जो है, हम बात करें तो इसके उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। ये आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना पड़ेगा 32.8, ठीक है ना। 32 भी दे देते कई बार ऑप्शंस में, तो 32.8 पूरा याद रखना पड़ेगा। भारत के जो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर का, यानी कि भारत का अगर आप नीचे दिखाऊंगा मैं नक्शा, तो उसमें जो ये वाला हिस्सा है, ऐसे हम जोड़ के गिने इस ऐसे लंबाई वाली को, तो वो पड़ती है हमारी 3200 किलोमीटर की। कितनी? 3200 किलोमीटर। और अगर हम ऐसे जोड़ ले, यानी कि हम जो है अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, इसका जो विस्तार है वो कितना है? वो है फिर 2900 का। कितना? 2900 किलोमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये चीज़ें आप अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, कच्छ कहाँ पे है, तो हमने जो है राज्यों के बारे में पढ़ना है वो चीज़ें, उससे हमें आसानी से समझ आएगा राज्यों के बारे में कि किस तरीके से ये जो है यहाँ पे काम करता है। और वो भी आपकी किताब में ही है, ऑब्वियस सी बात है, तो हम उस चीज़ को भी जान लेंगे। भारत के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार की। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी है, बड़े मरुस्थल, राजस्थान का जो मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, असमान पठारी सतह है, और बहुत सारे जो है 2-4 द्वीप समूह भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ की जलवायु बहुत प्यारी है, बहुत मज़ेदार है। वनस्पति बहुत सारे प्रकार की मिलती है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है, और संस्कृति भी बहुत सारी है। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी संस्कृतियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। देखो, कमाल की बात यह है, हमारा जो देश भारत ये है ना, इसके अंदर कौन सी भाषा प्रायोरिटी हम देते हैं? भाषा के बारे में अगर बात करते हैं तो हिंदी को देते हैं, उसके अलावा इंग्लिश को देते हैं, है ना। ये तो मेजर लैंग्वेज है। उसके अलावा जो है हम और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो देश भर के अंदर बोली जाती हैं, बट मेजर लैंग्वेजेस हैं ये। अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, कुछ इलाकों में तो स्पेशली इंग्लिश ही बोली जाती है। अभी अपना एरिया हो गया हरियाणा, यूपी, और इधर वाले एरिया में हिंदी प्लस इंग्लिश ऐसे मिक्स मसाला फेंका जाता है बच्चों को, और आसपास में जब बातचीत होती है। अब आप बताओ, आपको कौन सी भाषा पसंद है, इंग्लिश बोलना या हिंदी बोलना? वैसे ज़्यादातर की हिंदी बोलना ही पसंद होगा, तभी आप ये किताब पढ़ रहे हो। लेकिन फिलहाल के लिए हम समझते हैं इंग्लिश को ऐसा माना जाता है बहुत ज़रूरी है। इसका एक मेजर रीज़न होता है कि जो जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी मतलब बोल सकते हो, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, या कोई मशीनें चलाना, वो सारी चीज़ें जो है ज़्यादातर उधर अमेरिका वाली साइड से बन के आती है। और उधर की जो मेजर लैंग्वेज है, वहाँ की जो एक ही लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। अब वो अपनी भाषा में बना के हमको चिपका देते हैं। अब हमें चलानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। अब हम खुद बना नहीं सकते, उनसे ही मंगाते जा रहे हैं, तो हमें डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। इसी वजह से हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। आपको भी सीख लेनी चाहिए, कहीं आप गड़बड़े ना कर बैठो। अब उसके बाद में बताते हैं कि बहुत सारी भिन्नताएं हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के जो है संस्कृतियाँ हमें देखने को मिलती है। उसके बावजूद हमारा देश जो है एक राष्ट्र में बंधा हुआ है, जो कि बंधा हुआ है, आगे का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट फिलहाल तक जुड़ा हुआ है, एक साथ है, इकट्ठा है हमारा देश। भारत की आबादी लगभग जो है 150 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे 120 करोड़ है 2011 के हिसाब से। अगली जनगणना जो है, मतलब जनता जब गिनी जाती है, तो वो 2021 में गिनी जानी थी, लेकिन कोरोना काल आ गया, जिसकी वजह से नहीं गिन पाए ये लोग। अभी 1-2 साल में गिन देंगे। तो ये 150 करोड़ के अंदाजन मान के चलो। ये क्वेश्चन जो है आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अब उसके बाद में हम बात करते हैं तो भारत जो है ना, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? चीन के अंदर है, हमारे पड़ोसी देश के पास में। और उसके बाद में भारत में है सबसे ज़्यादा जनता।
तो अब बात करते हैं हम भारत की स्थिति की। स्थिति इन द सेंस कि भारत को अगर आपको मानचित्र पर दिखाना तो कैसे दिखाओगे, तो आपको पता है देशांतर, अक्षांश, उन चीज़ों के माध्यम से हम इन चीज़ों को दिखाते हैं। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर। वो जो कर्क रेखा है, मतलब हमने गोलार्ध और ये चीज़ें पढ़ी हैं चैप्टर के अंदर, उसमें याद आएगा आपको। अगर नहीं याद है तो वीडियो देख लेना, मैंने वीडियो का लिंक जो है मतलब सारी जो बोल सकते हो कंप्लीट किताब का सॉल्यूशन दे रखा है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें कराई गई हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कराए हैं, एमसीक्यूज भी कराए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी कराए हैं, सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन भी कराए हैं, सब कुछ करा रखा है आपको। तो वो अगर वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, गोलार्ध क्या होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए उस चीज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ें मैंने बहुत डीप में एक्सप्लेन करी थी उधर, तो उधर वाली वीडियो देखो जाके, चैप्टर 2 है आई थिंक आपका। तो कर्क रेखा ये जो है 23.5 डिग्री उत्तर में है, तो ये जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। मतलब कुछ कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से है ना, भारत का नक्शा कुछ ऐसा सा है, मतलब ऐसे से पड़ता है ना, तो ऐसे से नक्शे के अंदर जो है यहाँ पे इसके अंदर बीचों बीच से होकर ये जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में है। यानी कि इससे आप आइडिया लगा सकते हो, मतलब कि देखो अगर हम यहाँ पे एक नीचे है विषुवत रेखा जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं, कितना 0 डिग्री, अब हम इससे उत्तर की तरफ चलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है पहचान में आनी चाहिए आपको कहाँ पे क्या लगाओगे। यहाँ पे क्या होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके ऊपर चले जाओ, चोटी जो है हमारी वह 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर तक, ये इतना लंबाई में जो है ये फैला हुआ है। उसके अलावा हम बात करें ऐसे, ये तो अक्षांश के हिसाब से हो गया, लेकिन देशांतर के हिसाब से अगर हम देखें अक्षांशों के बीच है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अब ये जो है कैसे समझेंगे, हमारा जो प्रमुख देशांतर है वो 0 डिग्री है, और वो इधर वाली साइड है, लंदन से होकर गुजरता है, जिसको हम 0 बुलाते हैं। अब इधर से इधर वाली साइड आते हैं तो पूरब है, मतलब इधर जाएंगे तो पहले छोटी वैल्यू आएगी फिर बड़ी आएगी, यानी कि इधर वाला जो हिस्सा है वो कितना है 68 डिग्री और 7 मिनट का, और ये वाला हिस्सा 97 डिग्री और 25 मिनट का। तो इस तरीके से आप मैप की लोकेशंस लगाई जाती हैं, मैप में समझ में आना चाहिए, बस आपको ये समझ पता हो जाना चाहिए कि देशांतर कौन से अक्षांश। अब आपसे पूछ ले, मान लो ये वैल्यू याद रखोगे आप, ऑब्वियस सी बात है भारत के बारे में पढ़ रहे हो, ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि जो भारत का जो देशांतर है पूर्वी हिस्सा है उसकी वैल्यू क्या है, उसके मतलब कहाँ पे पड़ता है वो पूर्वी हिस्से का आखिरी किनारा कहाँ तक है, तो वो कहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट। आपको पता होना चाहिए तो अभी बता पाओगे, नहीं पता तो क्या ही बताओगे। अब कमाल की बात यह है कि हम इधर वाले हिस्से से लेके इधर वाले हिस्से तक अगर गिनते हैं तो इसमें लगभग 29 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। अब 29 डिग्री का फर्क को आप समझो कि यहाँ पे एग्जैक्टली लगभग 2 घंटे का फर्क पड़ जाएगा। जो समय के बारे में अगर हमने पढ़ा था जो कि 2 मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट होती है, उस हिसाब से हम गणना करते चलते हैं कि इधर जो 0 डिग्री है उधर से उधर चलेंगे तो समय आगे चल रहा होता है, इधर जो है पीछे चल रहा होता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो अब यहाँ पे अगर इतना बड़ा भारत है हमारा, यहाँ से यहाँ तक की गिने तो लगभग 2 घंटे का फर्क पड़ जाएगा। 2 घंटे कोई छोटा समय नहीं होता। अब ऐसे तो झमेला हो जाएगा, मतलब हम इधर से चले और इधर पहुंचना है हमको, तो यहाँ पे मतलब कुछ और टाइम चल रहा है, यहाँ पे कुछ और लोचा हो गया। ऐसे तो मतलब ट्रेन चलानी है, जहाज चलाने हैं तो गड़बड़े बहुत आएंगी। तो उसकी वजह से हमने क्या करा था, एक बीचों बीच से एक रेखा जो जा रही है उसको हमने गिन लिया कि भैया तू है हमारे देश का प्रमुख, ठीक है ना, तुम्हारे हिसाब से हम टाइम लगाएंगे, बाकियों का हिसाब हम नहीं देखेंगे। बीचों बीच से जो रेखा गुजर रही थी उसके हिसाब से हमने इसको लगा दिया, जो कि पड़ती है 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको भारत का मानक समय माना गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में हमें क्या पता लगता है भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के साथ में 7 देशों की सीमाएं लगती हैं, स्थलीय सीमाएं। वो भी स्थलीय सीमाएं क्या होती हैं कि जो जमीन है, जमीन के साथ में जमीन जुड़ी हुई होती है, उसको हम स्थलीय बोलते हैं, स्थल बोलते हैं। और ये सीमाएं होती है मतलब देशों के हिस्से कर दिया ना, कि तुम्हारा मान लो जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में किले होते होंगे, जमीन जो होती है एक कड़िया किले बुलाते हैं, तो हरियाणा में तो किले बुलाते हैं उनको। तो क्या होता है कि उनमें जो है बीच में ऐसे कुछ मिट्टी की एक लेयर बना दी जाती है कि हाँ इससे उधर तुम्हारा, इससे इधर मेरा। वैसे ये यहाँ पे भी बस लेयर नहीं बनाते, यहाँ पे थोड़ा झगड़ों की वजह से तार काट देते हैं,
खंबे लगा दिए जाते हैं। तो 7 देश हैं और ये 7 देशों के साथ में भारत की जो है स्थलीय सीमाएं लगती हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं वो समझते हैं। देखो, भारत इतना बड़ा है, इतने बड़े भारत में सबसे पहले नंबर पे लगता है चीन। सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री आप देखोगे तो यहाँ ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला चीन के साथ में लगता है। इधर वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे म्यांमार जो है एक देश है, बर्मा भी बुलाते हैं इसको, तो ये जो देश है ये यहाँ पे लगता है। उसके अलावा बांग्लादेश, बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत जैसे ही आज़ाद हुआ 1950 के अराउंड में, तो उस समय जो है ये अलग हो गए थे, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। नहीं तो भारत जो है पूरा था। और इससे पहले की हम बात करें ना, कमाल की बात यह अफगानिस्तान और ये सारा हिस्सा भारत का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे भारत जो है टूटता गया, अलग अलग टुकड़ों में बंटता चला गया। अब भी काफ़ी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देश याद रखने हैं, पहला देश है चीन, दूसरा देश है म्यांमार। इनकी लोकेशन जरूर याद रख लेना, मतलब कई बार जो है क्या होता है आने वाले समय में आपको दिक्कत आएंगी फिर लोकेशन याद करने में, तो धीरे धीरे जो है आपको याद करने की हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर याद नहीं होता कमेंट में बताना, मैं ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से इनको याद करते हैं इन चीज़ों को। मतलब ये चीज़ नहीं कि ये नाम याद करने, बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से रिवीजन करे जाते हैं वो चीज़ें, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उससे भी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखें तो भूटान से हमारी जो सीमा पड़ती है, नेपाल से हमारी सीमा लगती है, मतलब भारत में ही लगता है, ऐसा लगता है कि भारत का ही हिस्सा है नेपाल। तो उसके अलावा इधर के हिस्से में देखें तो पाकिस्तान, और इधर जो छोटा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, बस छोटा सा हिस्सा ये वाला, तो ये वाला हिस्सा अफगानिस्तान के साथ में भारत का जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ में देखते हैं, हमने कुछ महासागरों के समुद्रों के बारे में पढ़ा था, और महासागर के बारे में देखो, अरब सागर पड़ता है इधर वाले हिस्से में, बंगाल की खाड़ी पड़ती है इधर वाले हिस्से में, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये पड़ता है हमारा इधर वाले हिस्से में, ठीक है। लक्षद्वीप पड़ता है इधर वाले हिस्से में, मालदीव भी पड़ते हैं इधर वाले हिस्से में, ये भी कुछ आइलैंड्स है, मतलब जमीन है, छोटे छोटे से इलाके हैं ये जमीन के। श्रीलंका पड़ती है भारत के साथ में, जुड़ी हुई है पाक जल संधि के थ्रू। ये जो है ना, ये जमीन सी देख रहे हो आप छोटी सी, इसको हम बुलाते हैं पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि। जल मतलब बोल सकते हो कि पानी से जुड़ी हुई जो चीज़ है उसको जल संधि बुलाते हैं, तो पाक जल संधि है इसका नाम है इस जगह का, मतलब ये जो जुड़ा हुआ कनेक्शन है इसको। और नीचे जो है, अगर हम इससे नीचे जाते हैं, मतलब इससे जो है ना नीचे जाएंगे हम इस इलाके से, तो यहाँ पे हिंद महासागर पड़ता है, काफ़ी बड़ा। विश्व मैप देखोगे तब आपको समझ आएगा, विश्व का मानचित्र जब देखते हैं। ये है कुछ राज्यों के बारे में भारत का राजनीतिक रूप। राजनीतिक रूप क्या है? मतलब कि इतना बड़ा भारत था हमारा, इसको जो है मेंटेन करने में बहुत तकलीफ होती थी, यानी कि ऐसे जो है अकेला व्यक्ति या कोई ऐसे अकेली जो संस्था है वो इसको संभाल नहीं सकती थी। उसकी वजह से क्या करा, इसको तोड़ दिया गया बहुत सारे हिस्सों में। मतलब है वैसे भारत अकेला, एक ही भारत है, लेकिन इसको जो है रूल रेगुलेशन बनाने के लिए उस हिसाब से जो है इसको कई सारे हिस्सों में तोड़ दिया गया। अभी फिलहाल जो है इनको जो हिस्से टूटे उनको हमने नाम दिया राज्य। क्या नाम दिया? राज्य। भारत को फिलहाल जो है 28 राज्यों में तोड़ा जा चुका है। 28 राज्य हैं भारत के अंदर, और उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश नामक कुछ चीज़ होती है, जैसे मतलब कोई बड़ी इलाके होते हैं वो भी, तो उनको हम केंद्र शासित प्रदेश बुलाते हैं। और भारत के अंदर 7 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या हुआ कि जो राज्य थे ना, केंद्र शासित प्रदेश पे केंद्र सरकार राज करती है, राज्यों के ऊपर राज्य सरकार काम करती है। अब ये जो राज्य थे, राज्य भी बहुत बड़े बड़े थे, तो राज्यों को फिर जो है जिलों के अंदर तोड़ दिया गया, जिलों के अंदर। और अब ये जो जिले थे इनको जो है गांव के अंदर, शहरों के अंदर इस तरीके से तोड़ दिया गया पूरा। और इसकी इस मदद से क्या हुआ, पूरा एक सिस्टम बन गया कि हाँ ऐसे ऐसे अगर गड़बड़ होती है तो कौन इसको मेंटेन करेगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति नहीं संभाल सकता इतने सिस्टम को। तो बहुत सारी जो लोग हैं, सरकार है, संस्था है, सिपाही है, और बहुत सारे लोग मिलके जो है इस पूरे देश को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखो ये सारे याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक डाउट आपको बता देता हूँ, गड़बड़ क्या हो रखी है। ये जो आप एक ये देख रहे हो, ये किताब में भी आपको मिलेगा 29 राज्य है, जो क्योंकि दिक्कत क्या है कि जिस समय किताब लिखी गई थी उस समय 29 राज्य ही थे। उस समय क्या हुआ था कि जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश, पूरा ये आंध्र प्रदेश था हरे रंग का, तो ये आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में टूट गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब ये जो राजधानी थी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद बना दी गई, और आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद। तो ये एक ऐसा राज्य बन गया जिसकी 2 राजधानी थी, हैदराबाद यानी तेलंगाना की भी, आंध्र प्रदेश की। वैसे ही हरियाणा के अंदर भी पड़ता है, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ पड़ती है।
अब यही भारत के अंदर दो ऐसे राज्य, मतलब दो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जो है एक राजधानी को दो राज्य बांट रहे हैं, वो दो ही जो है, मतलब हरियाणा पंजाब और यहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो है बोले कि मजा नहीं आ रहा यार, छोड़ो इसको, उन्होंने जो है हटा दिया इस सिस्टम को और फिर वापस से 28 राज्य कर दिए गए थे। ठीक है, तो 28 राज्य हैं फिलहाल के लिए, आप गूगल पे सर्च मार लेना, ये बदल सकते हैं आने वाले समय में। अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी 28 हैं। देखो ये जो है इन्होंने बता रहे ना, जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। अब ये 29वां बना, लेकिन आगे क्या हुआ देखो, 14 की बात है, बाद में मूड बदल गया यार इनका, इन्होंने वापस हटा दिया इसको, तो इस वजह से जो है अभी वापस 28 हो गए। तो बुक में अगर पूछे आपसे एग्जाम में आए तो 28 लिखना है, 29 नहीं लिखना कि आप बोलो भाई किताब में तो 29 थे, हमारे नंबर क्यों कट रहे हैं, तो गड़बड़ मत करना। ठीक है, आसान सही है। अब ये जो श्रीलंका है, भारत से जो है दक्षिणी में समुद्र में स्थित दो द्वीप, श्रीलंका मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, यानी कि श्रीलंका के साथ में जो कनेक्शन है वो पाक जल संधि के थ्रू होता है। ये नाम याद रखना पड़ेगा, कई चैप्टर्स में आ चुका है और पूछा जाता है कई बार। अब यहाँ पे हमने कुछ नदियों के बारे में देखने को मिलेगा, भारत का भौतिक रूप, जिसके अंदर हम जानेंगे कुछ नदियों के बारे में। नदियाँ क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया ये काम की है, इन्हीं से हमें पानी मिलता है और इन्हीं की मदद से पूरा देश चल रहा है। यहाँ पे देखोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो ये नदी जो है ना, ऐसे ये नीली नीली लकीर खींची हुई है मैप के ऊपर, तो आराम से बैठ के देखना, इनको ज़्यादा जल्दबाजी में मत समझना, क्योंकि ये बहुत काम की है और बहुत मतलब आने वाली क्लासेज में आपको नदियाँ ही नदियाँ पढ़नी पड़ेंगी, फिर आपको याद नहीं रहेगा। अब भी याद नहीं कर रहे, आप सोचोगे भैया रट्टा मारना है, चेप मतलब फिर आगे अगली बार फिर रट्टा मार लेंगे, तो रट्टा कब तक मारोगे भैया, ऐसे काम नहीं चलता। ये चीज़ें मैप्स हैं, ये समझने पड़ते हैं, भले ही पूरा नाम याद ना रहे, कुछ कुछ याद रख लो। देखो जैसे यहाँ पे ये है सिंधु नदी, अब ये सिंधु नदी जो है हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि हमारे देश में से थोड़ी बहुत निकलती है, ज़्यादा निकलती नहीं है। हम हड़प्पा वड़प्पा कभी पढ़ेंगे तो उस समय इसको देखेंगे कभी। लेकिन हाँ, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी, ये है गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे जाती है, मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस, ये नहीं है कि यहाँ से चालू हो रही है भैया, ये राज्य आ गया, ये वो फलाना मक्का, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा ऐसे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे, ये उत्तर में है, उत्तरी इलाके में ये जो गंगा है हिमालय से निकलती है और यहाँ आके इधर वाले इलाके में समुद्र में गिर जाती है। वैसे ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी कुछ ऐसी ही है, यहाँ पे बीच में गायब कर दिया क्योंकि ये चीन का इलाका है। वैसे ये नदी जो है ऊपर से आ रही होती है, यहीं कहीं से ही, तो ऐसे आती है और ये यहाँ से घूमती हुई ब्रह्मपुत्र नदी आती है। अब ये जो नदी है ये इधर गिरती है, महानदी है, ये भी इधर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये नदी है यहाँ से शुरू होती है, यहाँ आके गिरती है, ये नदी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ आके गिरती है, मतलब सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सिर्फ दो नदियों को छोड़ के। ये हरामी नदियाँ हैं दो, एक तो नर्मदा नदी, एक तापी नदी। ये दोनों नदियाँ बोली तुम कहाँ जा रही हो, हम तो तुम्हारे विपरीत जाएंगे, हमें नहीं जरूरत तुम्हारी। तो ये इकलौती दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में गिरती हैं। पूछा जाएगा कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, नाम याद रख लोगे, नर्मदा तापी। बाकी जो भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती हैं, तो सोचना ही नहीं है ज़्यादा कुछ, है ना, बहुत आसान है ना। अब आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को जानते हैं। क्षेत्रफल के बारे में, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, दिल्ली को भारत की राजधानी करार दिया गया। पहले कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन बाद में जो है दिल्ली कर दी गई, फिलहाल अभी दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली ही जानेंगे हम। तो राज्यों का जो निर्माण है भाषाओं के आधार पर हुआ, ज़्यादातर का मतलब अलग अलग जो इलाकों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, उसी के नामों के हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा। अब बात करते हैं भौतिक विभाजन की। वो तो हमने जान लिया, राजनीतिक विभाजन, राज्य बटे, दिल्ली बटी, सरकार बटी, पता नहीं क्या क्या बंटवा दिया देश को, ऐसा लग रहा है जैसे टूटा पड़ा हो देश। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। भौतिक विभाजन की बात करें, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे बहुत सारी आकृतियां भारत में पाई जाती हैं, पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। देखो उत्तर में, भारत के उत्तर में जो है एक बर्फ से ढका हुआ पूरा इलाका है, जिसको हमने नाम दिया हिमालय का। अब जो हिमालय है ना वो 3 लेयर्स में बटा हुआ है। जैसे हमारा भारत है, भारत के जो ऊपरी हिस्से की बात करूं तो ये एक लेयर ऐसी है, फिर एक लेयर ऐसी है, फिर एक लेयर ऐसी है, मतलब 3 लेयर्स में है हिमालय, 3 लेयर बनी हुई है, 3 परतों में बिछा हुआ है। एक को हम पहले को जो सबसे उत्तर में, हम उत्तर की बात कर रहे हैं, मतलब कि दूर चले जाओ हमारे से, है ना, मतलब हमारा जो एरिया है उससे दूर जाएंगे, हम ऊपर की साइड जाएंगे तो हमें बृहद हिमालय, या बोल सकते हो हिमाद्री, इसका इसी का नाम है बृहद
वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री इसको कहा जाता है। तो ये इसके अंदर सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलती है। और K2 बोल रहा हूँ, जो माउंट एवरेस्ट है और जो बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारी इसी बृहद हिमालय के अंदर देखने को में मिलती है। सबसे ऊंची चोटियां बृहद हिमालय में। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे उतर आते हैं यहाँ वाले हिस्से में। तो अगर यहाँ आते हैं तो इसको हम बुलाते हैं मध्य हिमालय या फिर हिमाचल। ये जो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, यानी हिमाद्री ऊपर वाला, इसके दक्षिण में, यानी दक्षिण का मतलब नीचे आना है आपको, है ना। उसके अगर उससे भी दक्षिण में आते हैं हम, तो हमें जो कुछ पहाड़ियां हैं, थोड़ी और नीचे पहाड़ियां मिलती है, जिनको हमने नाम दिया है शिवालिक की पहाड़ियां। क्या नाम दिया? शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक के नाम से हम इसको जानते हैं, ये नीचे वाली परत को। अब इसके नीचे क्या है? इसके नीचे तो भैया मैदानी इलाका आ जाता है, मैदान आ जाता है, ठीक है। भारत का उत्तरी मैदान जो है हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और ये मैदान कौन सी नदियों से बने हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आई है? देखा ना आपने मैप में, ऐसे कुछ आई है, गंगा यहाँ से कुछ आई है, यमुना इधर से कुछ आई है। मैप देखोगे समझ आएगा। तो ये नदियां ही मिलके जो है यहाँ का मैदान बना रही हैं। तो ये सारी नदियां मिलके यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। और इसी वजह से जो है, उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से यहाँ पे बढ़िया खेती होती है। और खेती की वजह से जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है। बाकी इलाकों में ऐसा नहीं है। जहाँ पे नदी होगी वहीं पे पानी होगा, वहीं पे जो है मिट्टी भी बढ़िया होगी, वहीं पे खेती भी बढ़िया होगी। तो इसी वजह से जनता भी वहीं पे रहेगी, जहाँ पे काम वहीं पे लोग, है ना। भारत में जो है, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। पश्चिमी भाग इन द सेंस भारत का ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से में क्या है? मरुस्थल, राजस्थान के अंदर। यह जो है शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है बिल्कुल से। और यहाँ की वनस्पतियाँ बहुत ही कम है, इसीलिए तो मरुस्थल है ये। उसके अलावा बात करें तो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार भी स्थित है। इनकी आकृति त्रिभुजाकार है। इनका धरातल काफी ऊंचा नीचा सा, ऊपर उबड़ खाबड़ सा है। अगर हम बात करें, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियां भी स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला, यानी कि राजस्थान के अंदर ही पड़ती है। अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है ये। उसके अलावा विंध्य, सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नर्मदा, तापी नदियां जो है यहाँ से बहती है। हमने देखा था ना वो अरब सागर में जो दो नदियां गिर रही है, वहीं पे है ये, ठीक है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, और या फिर इसको सह्याद्री, ये पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, उसको हम बुलाते हैं सह्याद्री। क्या बुलाते हैं? सह्याद्री। पश्चिम दिशा कौन सी है? ये वाली। तो इधर एक पश्चिमी घाट है, इधर एक पूर्वी घाट है। मैप पे दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऐसे आप बोलोगे भाई हमें याद नहीं रहते, तो ये देखो, ये है पश्चिमी घाट। ये पूरा क्या है? ये पश्चिमी घाट। ये है पूर्वी घाट, ये वाला। ये मतलब ये यहाँ पे चालू हुआ, बीच में टूट गया, फिर थोड़ा सा चालू हुआ, फिर टूट गया, फिर चालू हो गया। लेकिन ये तो पूरा ही लंबा है, कैसे बोल सकते हो, बॉर्डर सा बना रखा है इसने पूरे का पूरा। तो ये पूरा क्या है? ये पश्चिम दिशा में पश्चिमी घाट, पूर्व दिशा में पूर्वी घाट, ठीक है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि पूर्वी घाट कैसा पड़ता है, पश्चिमी घाट कैसा दिखाई पड़ता है, मतलब कितना बड़ा है। अब यहाँ पे बताते हैं कि पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। एक समान रूप में हमने देख लिया ना कि एक ही लकीर से खींच दिया ऐसे, तो मतलब इकट्ठा है, वो जुड़ा हुआ है। जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान हमें दिखाई पड़ता है। अब इन पठारों में जो है खनिज जैसे कि कोयला, लोहा, इसकी बहुत ज़्यादा प्रचुरता देखने को मिलती है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे है, मतलब उनके देखो नदियाँ उतर रही हैं। अब आपने पढ़ा ना कि वो नदियां यहाँ पे ऐसे उतर रही हैं, नर्मदा, तापी नदियां उधर जो है उधर वाली साइड में ज़्यादा उतर रही हैं। मतलब पूर्वी घाट में तो कई जो 2-4 नदियां हैं वो इधर वाली साइड आ रही हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही नदियां आ रही हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है काफ़ी संकरे हैं, पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। और संकरे होने का कारण क्या है? क्योंकि भैया वहाँ पे नदियाँ ही नहीं उतरती। जब नदियाँ उतरेंगी तभी तो मैदान बनेगा। 2 ही नदियाँ उतरती हैं तो संकरे मैदान बने हुए हैं उस वजह से। अब यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान जो है, अगर हम बात करें पूर्वी हिस्से की, तो वो ज़्यादा चौड़े देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारी नदियाँ उतर के आ रही होती है, इसी वजह से वहाँ पे मैदानी क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां यहीं से जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। उपजाऊ डेल्टा का मतलब, डेल्टा क्या होता है? जैसे ये वाला हिस्सा देख रहे हो आप, इसको हम जो है, ये तो एक प्रवाल द्वीप बता रखा, बाकी ऐसा सा ही होता है डेल्टा। यानी कि ये जो जगह होती है इसके अंदर जो है पानी ना तो बहुत ज़्यादा गहरा होता है ना ही ऊपर होता है। तो ऐसे जो है ज़मीन पे से पानी ऐसे कहीं कहीं से निकल रहा होता है, उसको हम डेल्टा बुलाते हैं। और जो है गंगा, बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये डेल्टा।
क्योंकि बड़ी बड़ी 2 नदियाँ गिर रही है भैया, तो बड़ा डेल्टा बनाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। छोटी नदियाँ तो छोटा डेल्टा बनाएंगी। और ये देखो चौथी क्लास के बच्चे ने एक पोएम वोएम कुछ फोटो छाप रखा है, और 8th क्लास की बच्ची ने जो है यहाँ पे एक कविता लिख रखी है। आप बैठ के इसको पढ़ लेना। ये हुआ क्या था, ये एक सुनामी आई थी, और उस सुनामी के बारे में यहाँ पे जिक्र देखने को मिलता है। आपको बताऊंगा सुनामी में क्या होता है। इस फोटो से आप समझ सकते हो कि समुद्र की बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, और उसकी वजह से सुनामी आई थी। अब ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। हमारे पास 2 द्वीप समूह हैं। एक लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। परवाल द्वीप क्या होते हैं, हमसे पूछा जाए अगर कभी कि लक्षद्वीप द्वीप समूह को हम परवाल द्वीप समूह क्यों कहते हैं, परवाल द्वीप क्यों कहते हैं, तो इसका सिंपल सा कारण है। परवाल जो है ना, ऐसे बोल सकते हो कि मिट्टी के परत टाइप का ही होता है। तो वो जो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ना, वो परवाल से बना हुआ, परवाल नामक चीज से बना हुआ है, इस वजह से हम उसको परवाल द्वीप समूह कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल से, ठीक है ना, दिमाग लगाना ही नहीं किससे बना है। परवाल पूछ रहे हैं तो परवाल से बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। उसके बाद में ये पश्चिम है, अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार जो है हमारा दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब ये जो सुनामी है, ये कविताएं आप थोड़ी सी ऊपर पढ़ के आए हो 2 बच्चों की, तो इसके अंदर से मतलब एक ने फोटो छाप रखा था। तो ये सुनामी आई थी 2004 के अंदर। इस सुनामी में कई हजार इन द सेंस मतलब लगभग 10,000 या उससे ऊपर कुछ लोग मारे गए थे। और ये सुनामी आई थी भूकंप की वजह से। क्या हुआ था, समुद्र के अंदर भूकंप आ गया। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो जो सुनामी थी वो भारत में आई, और भी कुछ देशों को जो है उसने प्रभावित किया, बहुत तबाही मचा के गई थी वो। आमतौर पे जो भूकंप होता है उसको हम जब मापते हैं रिक्टर पैमाने पे, तो वो लगभग मान लो 5, 6, 7, बढ़िया से बढ़िया तेज जो भूकंप होता है वो 8 तक होता है। उससे ज़्यादा तेज भूकंप खतरनाक, बहुत ज़्यादा लीजेंडरी लेवल का खतरनाक होता है। और वो भूकंप 9 से भी ऊपर का था, मतलब 1 पॉइंट बढ़ने पे 7 से 8 पे जाने में बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। और ये 8 से 9 पे, 8 वैसे ही तबाही से भी ऊपर था, और इससे भी ऊपर के लेवल का एक भूकंप आया। मतलब 9 पॉइंट में भी कुछ था, 9, 9.5 के अराउंड कुछ था। 9 ही याद रख लो, वैसे याद तो रखना ही नहीं, आपको स्टोरी बता रहा हूँ बस। तो इतना तेज भूकंप था जिसकी वजह से क्या हुआ, जो समुद्र ऐसे आराम से टहल रहा था वो एकदम से ऐसे ऊंचाई पर चला गया। ऊंची ऊंची लहरें बन गई, इतनी 100 200, मतलब हाईएस्ट जो लहर उस समय गिनी गई 167 फुट की लहर। आप सोच के देखो कि आपके सामने एक पानी खड़ा हुआ है ऐसे सीधा, वो भी 167 फीट, मतलब आप 5 फीट के आप इत्तू से, और वो पानी इतनी ऊपर तक। तो सोचो भैया, मौत आएगी कि जिंदगी आएगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, मौत आनी थी। तो इतनी तेज लहर उठ के आई एकदम से समुद्र से, और बहुत बड़े इलाके में वो जो है फैल गई। और अब ये तो ठहरे द्वीप समूह बेचारे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो द्वीप समूह थे, छोटे छोटे हिस्से थे। पूरे के पूरे क्षेत्र में पानी ऐसे उड़ के गिर गया पूरे पे। बहुत बहुत खतरनाक वाली तबाही मची थी, लगभग पता नहीं लाखों घर तबाह हो गए थे, बुरा हाल था उस समय। और उसको जो है आज तक की जो है माना जाता है सबसे खतरनाक सुनामी थी वो, तो डेडलीस्ट काम हो गया था उस समय में। तो ये थी 2004 की सुनामी की छोटी सी कहानी, इन शॉर्ट मैंने जो आपको बता दी है। तो आई होप आपको समझ भी आ गई होगी कहानी किस तरीके से ये चीज़ें तबाही मचा देती है। हमारे हाथों में कुछ नहीं था, हम ना उसको रोक सकते थे, ना उसको कुछ घुमा सकते थे कि यहाँ मत आओ, उधर चली जा। हमारे हाथों में कुछ नहीं है, प्रकृति हमसे बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ आया तो अच्छी बात है, बाकी के चैप्टर्स भी समझ लो। और हाँ, क्वेश्चन आंसर और ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें देखनी है तो वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप जो है विजिट आउट कर सकते हो cclchapter.com पर, और उस पर जाकर आप आराम से बिल्कुल नोट्स वोट्स क्वेश्चन आंसर लिखो, को नोटबुक में लिखने हैं, या फिर जो है आपको फास्टली प्रिपेयर करने हैं जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलने वाली है। गूगल पे सर्च मार लेना CCL चैप्टर, आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वाली किताब का तो मैं, ठीक है। बाकी किताबें भी हैं, मतलब क्लास 1 से लेकर 12th तक के सॉल्यूशंस वहाँ पे हैं, तो ज़्यादा सुविधा मिलेगी आपको। और इस चैनल पे भी आपको क्लास 1 से लेकर 12th तक का सॉल्यूशन मिलने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आपका बस एक ही फ़र्ज बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और घंटी वंटी हो तो मिले तो कहीं दबा देना, उसको भी बजा डालना, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय।